जय हिंद बच्चों, वेलकम टू अगेन त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 से हटके। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, और मतलब फिजिक्स के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 मार्च को उनका फिजिक्स का एग्जाम है, तो उसके लिए आज हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेके चलने वाले हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से कहाँ से आपके थ्योरी आ सकते हैं, कहाँ से आपके डेरिवेशन आ सकते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और कहाँ से आपका केस बेस्ड आ सकता है। याद रखिएगा कि इससे ये तीनों चीजें आने वाली हैं, ठीक है। चारों चीजें, न्यूमेरिकल भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक से आने वाला है, डेरिवेशन भी आने वाला है, और क्या आने वाला है, हमारा एक थ्योरी भी आने वाली है। 2-3 थ्योरीज हो गई, और उसके बाद इससे केस बेस्ड भी बनता है, ठीक है। 2 केस बेस्ड आप में आते हैं सेक्शन डी में, तो वो 2 में से कोई एक केस बेस्ड पे हो सकता है कि 99% चांस है कि एक केस बेस्ड इस पे आ जाए, दूसरा सेमीकंडक्टर से रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सब लोग जानते हो कि इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम लोग पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, और तीसरे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट में, यानी जहां पे हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके से जनरेट किए गए इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो हम कहते हैं कि चार्ज एक किसी की वो प्रॉपर्टी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की प्रॉपर्टी को 2 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर। 2 चीजों की प्रॉपर्टी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी और एक हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी, इन दोनों को पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर में इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो चार्ज बेटा हमारा एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर मतलब कि अगर जैसे कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है जिसमें यहां पे कुछ चार्ज है Q1, Q2, Q3, तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो इनके सब इंडिविजुअल सम के बराबर होने वाला है, ठीक। फिर दूसरा कहता है, पहला तो क्या सर कि एडिटिव होगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि एडिटिव के साथ साथ ये कंजर्वेटिव भी होने वाला है। कंजर्वेटिव मतलब कि चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो सकती है। और तीसरा यहां पे आता है कि चार्ज हमारा क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव इन द सेंस बेटा कि चार्ज हमारा जब भी रहेगा तो अकेले नहीं रहेगा, झुंड में रहेगा। झुंड में कैसा? इंटीग्रल मल्टीपल के, मतलब अगर Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं तो ये बराबर होता है प्लस माइनस E के, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होने वाला है। एन यहां पे कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 1 2 3 4, जो भी रखना चाहो रख लो। और ई हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो चार्ज जब भी होना है इस इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चार्ज के बाद आता है कि सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कूलम्स लॉ। तो एक हमारे फिजिसिस्ट थे कूलम्स, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 चार्ज हो कहीं पर भी, कितने भी दूरी पे हो, उनसे हमसे मतलब नहीं है। तो यूनिवर्स में कोई भी 2 चार्ज होते हैं Q1 Q2, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जनरेट करते हैं, जिसको उन्होंने कहा था कि कूलम फोर्स है। और उन्होंने कहा कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, तो ये फोर्स हमेशा लगेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। कूलम्स लॉ जो है तो वो यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। देखिए 2 यूनिवर्सल लॉ माने जाते हैं, एक कूलम्स का यूनिवर्सल लॉ और एक ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स होगा इनके बीच में वो हमेशा इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मान लीजिए हम इनको आर सेपरेशन से डिफरेंशिएट करते हैं, दूरी बनाते हैं इनकी, आर से सेपरेट करते हैं, आर डिस्टेंस से, तो ये इनके प्रोडक्ट डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है, ठीक है। अगर यहीं पे प्रोपोर्शनलिटी का हटा दें अगर सिंबल, तो क्या हो जाता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पे K बेटा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये कूलम ने कहा, ठीक बेटा। अच्छा, जब कूलम्स ने इसको कहा तो उसके बाद हम अब जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखिए, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि भाई ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक। तो अब हमारा है कि बताइएगा कि भाई अब हमारा कूलम्स लॉ के बाद हम आ जाता है। अच्छा, इसका यूनिट भी बात कर ले। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम, क्योंकि कूलम ने इनके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि भाई चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो हमने कहा कि एक चार्ज था, ये जो चार्ज है ये कहीं रेंज तक, किसी एक रेंज तक फोर्स लगा रहा है, ऐसे तो इन्फिनिटी तक लगाता है, लेकिन उसकी ये मैग्नीट्यूड उसका कम होता चला जाता है क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड कम होगा। तो कहा गया कि किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो एरिया जहां पे कोई अगर अनदर चार्ज आए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई। ध्यान दीजिएगा कि एक चार्ज के द्वारा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जहां पे कोई अनदर चार्ज आए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। जस्ट लाइक आपके आसपास का कोई एक बाहुबली इंसान, ये उसका इलाका है कि यहां पर अगर कोई आदमी आता है तो एक अपने आप में डर या प्यार महसूस करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा, फिर वहीं पे आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। तो पहला प्रॉपर्टी होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। दूसरा क्या कहता है कि हमेशा पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये तो चीजें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। F बराबर हमने जो पढ़ा था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है बेटा K Q अपॉन में R²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आगे बढ़ते हैं बेटा तो अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी कभी आ जाता है कि कंपेयर करिए, यहां से देखिए डेरिवेशन कैसे आएंगे। यहां पे 2 नंबर का 3 नंबर का एक डेरिवेशन आ सकता है कि बताइए कूलम्ब फोर्स, ठीक है, वो पूछेगा से कि कूलम्ब फोर्स जो है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के लिए था, ठीक है, और ये फोर्स हमारा 2 चार्ज के लिए है, दोनों ही यूनिवर्सल फोर्स हैं। ठीक है, तो एक ऐसा डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दिया जाए तो ये अगर यहां पे Q1 एक और Q लगा देते तो ये फोर्स हो जाता, तो न्यूटन अपॉन में कूलम। क्यों बेटा, क्योंकि E बराबर होता है F/Q। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है। उसके बाद की बात करते हैं, आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझे रहेंगे तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी काफी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है बेटा कि 2 चार्ज ऐसे ले लें जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, लेकिन डायरेक्शन उनका साइन क्या हो, अलग, मतलब पोलैरिटी अलग हो, एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, एक चीज और भी याद रखिएगा, चार्ज की और भी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें चार्ज जो होता है वो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अपोजिट पोल के, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में सेपरेशन जब भी होगा बहुत ही कम होगा। ठीक, तो कहा जाता है कि 2 चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी पोलैरिटी अलग हो, उनको हम जब मिनिमम सेपरेशन से सेपरेट करते हैं तो वही डाइपोल एक हमारा कहलाता है, और इसको डिनोट करते हैं P से, और ये बराबर होता है 2a Q से। कहीं कहीं 2a है, कहीं कहीं 2l है, कुछ भी हो सकता है, D हो सकता है, आपका मन है, आप पूरे सेपरेशन को x मान लीजिए, तो सीधे सीधे P बराबर कितना हो जाना है, x3। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब आगे डाइपोल हो गया। डाइपोल के बाद आते हैं हमारे डाइपोल के बाद आता है, यहां से डेरिवेशन आपको देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसी हो सकती है। तो हम अभी बताएंगे आपको, अभी शॉर्ट में ले चलना है, तो पहले हम थ्योरी पे बेसिस करते हैं। ठीक है, यहां पे आता है कि अगर कोई एक डाइपोल है, जैसे रुक जाइए, एक डाइपोल है, ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 केस बनता है। एक तो इसके एक्सियल पे कहीं बात कर ली, यहाँ पे जो सेंटर से कितने दूरी पे बेटा, r डिस्टेंस से। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्योंकि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से E माइनस क्यू और इस वाले की वजह से E प्लस क्यू। ठीक है, तो दोनों को निकाल के जोड़ देना है, फॉर्मूला सेम है, हम डिराइव करा देते हैं, सॉरी डिराइव इसको नहीं कराएंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। और दूसरा आता है कि इसके अगर इक्विटोरियल पे, मतलब जहां से इसके ओरिजिन पे हम 90 डिग्री बना सकें इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो यहां भी वैसे ही करना है आपको, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और रिजल्टेंट निकाल देना है। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिएगा इसको कि एक डेरिवेशन यहां से आ सकता है,
ठीक है, आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब इसके चांसेस आने के 20% है, ठीक है, उससे ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अब आपके ऊपर है, अगर आपका तैयार है तो फिर एक बार नजर मान लीजिएगा जाते जाते, बहुत ही ईजी है। अच्छा, लेकिन इसके बाद हम बढ़ते हैं डाइपोल के बाद आता है हमारा गॉस, और गॉस हमारा यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, गॉस से पहले हम एक चीज और बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाने बिना हम गॉस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कहता है बेटा, कि कोई भी, इसको 5 से नोट करते हैं, कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से पास होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से पास होता है, उन्हीं का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से। अगर हम स्मॉल प्लस की बात करें तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, और उसका सरफेस इंटीग्रल कर लेते हैं तो आ जाता है फाई इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through any area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया हमारा ds है, dA है, आप जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कुलम भाई, गॉस भाई। तो गॉस ने क्या कहा कि मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है जिसके अंदर कोई चार्ज है Q, कोई एक कंडक्टर है जिसके अंदर कोई इनक्लोज चार्ज है Q, तो उन्होंने कहा कि यहां पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होने वाला है, यानी फाई वो बराबर होगा इस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स। क्या कहा उन्होंने कि भाई अगर कोई एक कंडक्टर है उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है, तो उस चार्ज की वजह से जो उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो 1/ε0 टाइम्स होने वाला है, ये गॉस ने कहा, ठीक। फिर आता है एक नंबर में, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, 1-2 नंबर में, कि बताइए गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस को एक साथ पूछ सकता है 2 नंबर में। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो कहते हैं कि वो इमेजिनरी सरफेस जहां पे हम किसी अपने ऑब्जर्वेशन को टेस्ट प्लेस करने वाले हैं, जो इमेजिन मान रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये सरफेस था, हम इसके एक हाइपोथेटिकल रीजन मान लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर के अराउंड, उसी को कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, ठीक। फिर आते हैं गॉसियन के एप्लीकेशंस, अगर आप कहें तो उसको हम करा सकते हैं गॉसियन के एप्लीकेशन को। देखिए, अच्छा एक चीज, अभी गॉसियन के एप्लीकेशन से पहले थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं, वो छूट चुका है तो थोड़ा सा उस पर भी देख लेते हैं। गॉसियन के एप्लीकेशंस में मतलब जो यूज होने वाला है वो 3 चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। किसके बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, किसी भी सरफेस पे हम अगर चार्ज को स्प्रेड कर दें, फैला दें, तो वो कहलाएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन अगर वही चार्ज उस सरफेस पे फिक्स्ड अमाउंट में स्प्रेड है, यूनिफॉर्म अमाउंट पे स्प्रेड है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बेटा लीनियर, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला क्या है, लीनियर है, दूसरा सरफेस है, और तीसरा वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, ठीक है, कोई एक वायर है, तो ये वायर का लेंथ मान लो L है, वायर का लेंथ मान लो L है, और इस पे हमने टोटल Q चार्ज स्प्रेड किया है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, या डेंसिटी क्या कहलाएगी, कहता है कि किसी भी, अगर हम एक वायर पे किसी एक लॉन्ग वायर पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी को निकाले, किसको निकालें, डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, लेमडा से, तो लेमडा बराबर कितना हो जाता है, Q बाई L। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर कितना हो जाता है, Q बाई A। और यहीं पे वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, रो से, और ये हो जाता है Q बाई V। मतलब कि जब डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूज आपको अगले जो गॉसियन सरफेस है उन तीनों में पर्टिकुलरली ये यूज होने वाला है, ठीक है। हाँ, डिराइव नहीं कराने वाले, लेकिन वो डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप एक बार इक्विटोरियल और एक्सियल को छोड़ दीजिएगा, लेकिन गॉसियन सरफेस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो 3 दिए गए हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। पहला क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस में, एक मिनट,
पहला है, मान लीजिए कहता है कि भाई एक वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट थिन वायर है जिसपे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा लिम्डा, ठीक है, ठीक। अच्छा, हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पे एल लेंथ के लिए मान लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए, तो मान लीजिए प्लस 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 जो भी है ऐसे चार्ज है। तो सबसे पहले अगर आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेगा, हम एक शॉर्ट में लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है, ब्रॉड में नहीं, बस शॉर्ट में लेके चलते हैं। तो एक हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस पे एक हम वो एरिया डीएस लेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी ई इधर की तरफ होगा, डीएस हमारा होगा परपेंडिकुलर, तो हम यहां से निकालते हैं कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डीएस। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्यों भाई? क्योंकि चार्ज कितना है इस पे हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनको हम आपस में रिलेट करके जब सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आता है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना आर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये बताता है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, आर के। क्यों? क्योंकि लेमडा बदलने वाला नहीं है, 2 बदलने वाला नहीं, पाई बदलने वाला नहीं, एप्सिलॉन नॉट बदलने वाला नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर चार्ज के लिए होता है, सॉरी यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर के लिए, ठीक। उसके बाद इसको ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पे रिलेट आप कर लेंगे, हम एक नॉर्मल शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, हम पूरा डिराइव नहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो आप इन तीनों में से कोई ना कोई देख लीजिएगा, हमें अभी बाकी भी 2 चैप्टर कवर करने हैं इसमें। तो पहला तो ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है बेटा, मान लेते हैं कि किसी अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं ऐसा जो प्लेन सीट हो, किसकी बात करेंगे, प्लेन सीट। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेन सीट है और यहाँ पे एक हम हाइपोथेटिकल रीजन मान लेते हैं ऐसे, तो एक बेटा एक तो इसका इधर फेस होगा और एक तो किधर फेस होने वाला है, इधर फेस होने वाला है, ठीक है। ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किससे बेटा, प्लस 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 प्लस, ये वो सब पूरा इधर भी बीच में प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक मिनट, और क्या क्या बचा है, ठीक है। देखिए सॉरी, यहां पे बात करें तो अगर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात करें, अगर मान लीजिए ये सरफेस का एरिया ए है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, तो यहां से फाई इज इक्वल टू कितना हो जाना बेटा, ई ए। अच्छा, ई ए इधर भी होगा तो ई ए इधर भी होगा, तो दो तरफ होगा तो कितना हो जाएगा, 2 ई ए। सही है, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, गॉस की वजह से नहीं है। लेकिन गॉस क्या कहता है कि भैया, गॉस हमारा बताता है कि फाई इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की बात करें अगर, तो यहां से अगर सॉरी यहां से अगर इसको रिलेट करें, इन दोनों को रिलेट करते हैं, तो फाई और फाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना आ जाना है, क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट और इनटू टी। और क्यू बाई ए क्या है बेटा, अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस चार्ज के लिए क्या होता है, ये सिग्मा, तो कितना हो जाना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा है किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज सीट, ठीक है, वहां दिख नहीं रहा होगा, आ जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, हो गया, और क्या बचा है, ठीक। देखिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, तीसरा वाला टॉपिक है, जो तीसरा टॉपिक क्या कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है हमारा, सॉरी मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे बॉल के अंदर, ये बॉल है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है ये ऐसे, प्लस 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 प्लस
एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इसके बाहर अगर हम इसके लिए हाइपोथेटिकल बनाएंगे तो यहां पे 3 केस बनेगा। पहला बनेगा आउटसाइड द सेल, ठीक है, ठीक। दूसरा बनेगा, मतलब एक तो रहेगा बेटा आउटसाइड और दूसरा रहेगा एट द सरफेस, ठीक है रहेगा। और क्या रहेगा बेटा इनसाइड सरफेस। तो यहां तो मान लीजिए एक नंबर में पूछ सकता है कि इनसाइड सरफेस में बताइए कि इलेक्ट्रिक प्लस का कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां के लिए कितना हो जाना है 0। और यहां के लिए आप डिराइव करोगे तो दोनों के लिए सेम आएगा, बस आप एक हाइपोथेटिकल रीजन मानोगे कि ये स्मॉल के लिए इनकी रेडियस r है और ये वाली रेडियस कैपिटल R है, फिर यही कैपिटल R स्मॉल r के बराबर रख दोगे तो इन दोनों का सेम आ जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आराम से सॉल्व हो जाना है, ठीक। चलिए इसको कर लीजिएगा आप। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अगला हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है। और अगर आपको बात करें कि इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा उनकी, चार्ज के बारे में। क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है, कहां से? पहला न्यूमेरिकल आपको आ सकता है बेटा कूलम लॉ से, ठीक है। कूलम्स लॉ से एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ देता है और कभी एक दो नंबर में पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। दूसरा आ सकता है कहां से बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर, यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक। तो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो एरिया, जैसे ये Q है, Q ने जनरेट किया गया ये एरिया उन्होंने जनरेट किया, ये वो एरिया है जहां पर चार्ज कोई आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मान लीजिए हम किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से यहां पे लेके आते हैं, कोई टेस्ट चार्ज है जो यहां से इंफिनिटी दूरी पे था, कितनी दूरी पे था? इन्फिनिटी। तो अगर हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए हम उसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाके रख दिए, ठीक। फिर हमें कहा गया कि नहीं 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 नहीं, ए तक नहीं लाना था साहब, ए से हटाओ बी पे रखो। बी कहां पे है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वो कहलाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए जैसे आलोक है, हाँ आलोक क्या करता है, कुलदीप का कोई सामान चुरा के लेके आता है, 2 लड़के हैं अच्छे खासे लड़के, और कुलदीप केस कर देता है, भाई साहब पुलिस केस कर देती है उसके ऊपर। तो वो क्या करेगा, पहले का कोई सामान चोरी करेगा तो कहां से लेके आएगा? उसके घर से इन्फिनिटी से लेके आएगा अपने पास, अपने एरिया में जहां पे वो सेफ महसूस करे। लेकिन कैसे भी पता चल जाता है कि हाँ आलोक के पास है। अब आलोक के घर अगर पुलिस पहुंचती है तो आलोक क्या करेगा, उसको अपने रूम में, एक रूम में से जहां छिपाया था, जहां सबको पता चल चुका है, वहां से हटाएगा और कहीं अदर शिफ्ट करेगा सिक्योर करने के लिए। और जब भी करेगा तो अपने ही रीजन में करेगा ना। तो अगर हम किसी भी चीज को बाहर से उठा के अपने एरिया में लेके आए तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अपने ही एरिया में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बेटा V से। किससे? V से। और ये है क्या बेटा? वर्क डन है। वर्क डन कैसा? एक चार्ज को लाने के लिए, कौन से चार्ज को? टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। तो वर्क डन जो होता है वो कितना होता है? वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आते हैं हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिर डाइइलेक्ट्रिक का सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक्चुअली हमने अभी पूरा वीडियो बनाया और किसी के कॉल की वजह से मेरा पूरा वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो फिर से बनाना पड़ रहा है, इसलिए बीच में पॉज दिख रहा होगा आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है?
तो कहते हैं कि ऐसे सबस्टांस जो अपने अंदर से चार्ज को फ्रीली फ्लो होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर चार्ज होता है वो फ्री चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? फ्री चार्ज। और अगर यही चार्ज बाउंड फॉर्म में हो जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंसुलेटर। फिर एक तीसरी चीज आती है बेटा, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो कहते हैं कि जब किसी ऐसा कोई सबस्टांस हो जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने को बिल्कुल रोके, किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करे, अनदर चार्ज को अपने अंदर अट्रैक्ट कर पाए, किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। तो ऐसे सबस्टांस को क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक। ठीक, अच्छा, उसके बाद आता है एक चीज, कैपेसिटेंस। तो कहते हैं कि कैपेसिटेंस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कोई भी सबस्टांस अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है लाल? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी सबस्टांस होल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड दैट सबस्टांस विच कंसीड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर को ज्वाइन करने के दो तरीके, एक जैसा हम सभी जानते हैं कि सर हम इनको पैरेलल में जोड़ लें, और दूसरा क्या है सर? हम इनको सीरीज में जोड़ लें। ठीक है, तो पहला वाला पैरेलल है, दूसरा वाला सीरीज है। पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? तो जैसे कि हम जानते हैं पैरेलल में जोड़ने के लिए, मूड खराब हो गया यार पूरा, मतलब आदमी वीडियो बनाया 1.5 घंटे का और वीडियो बंद। कोई नहीं, होता है। ठीक है, तो ये अगर पैरेलल में है, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर कैपेसिटेंस के लिए क्या कहा जाता है कि C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए बेटा? जब पैरेलल में हो। लेकिन मान लो वहीं पे आपका ये कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हो, यानी ऐसे जुड़ा हो, ऐसे। ये अब हमारा C4 है, C5 है, C6 है, तो यहां पे रेसिप्रोकली ऐड होगा 1 अपॉन में C5, 1 अपॉन में C6 प्लस 1 अपॉन में C4। ठीक है, कब? ऐसा कब हो रहा था बेटा? रेजिस्टेंस में जस्ट इसी का उल्टा होता है। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, उसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है? तो कहते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जब दो कैपेसिटर को, डाइपोल की तरह ही, जब दो कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर, ये प्लस 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 प्लस, और ये वाला हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, माइनस है, इनको डी सेपरेशन से अलग कर दें। तो जब दो कैपेसिटर को हम डी सेपरेशन से अलग करते हैं बेटा, तो ये क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहलाएगा ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अच्छा, यहां से आपको न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं यहां से? न्यूमेरिकल। अरे यार पिछले वाले वीडियो में पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं कहां से क्या क्या है। फिर चलिए, चल अब आता है हमारा, ये हमारा सेकंड चैप्टर यहां पे होता है खत्म, और हम बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा शुरू होता है ओम्स भैया से। किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से पहले हम एक चीज जानेंगे, रेजिस्टेंस, अरे करंट क्या होता है। तो करंट के बारे में बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी करंट I होता है तो Q किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज कितने समय में पास होता है, इसका हिसाब कौन रखता है? उसके अंदर वाला करंट। ठीक है, तो I इक्वल टू Q/T, इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं A से। ठीक, डायमेंशन में भी A ही रखते हैं। अच्छा भैया, बढ़िया है। फिर आया ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा कि किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, तो V प्रोपोर्शनल टू द I हो गया स्वाहा। अच्छी बात है। जब बेटा हम कभी भी भारत में नियम कि प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लाया, तो V का जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। बोलिए सही है? सही है, कमेंट में कर देना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, वही कहलाती है हमारी रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं R से, इसका यूनिट होता है ओम। बढ़िया बात है, OHM। ठीक भैया, अच्छी बात है। दूसरी बात आती है यहां पर कि R होता क्या है, R डिपेंड किस पे करता है? तो R डिपेंड करता है लेंथ पे, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। ठीक है सर, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे, तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा सर, और ये कितना होता है? R = ρL/A। फिर बात यहां आती है कि सर ये रो क्या होता है?
तो कहा गया कि रो क्या होता है लाल, तो रो होता है सर रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो रेजिस्टेंस बना होता है। ठीक, अच्छा ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद आता है हमारा अगला चीज ओम्स लॉ हुआ। फिर ओम्स ने कहा कि ऐसे कंडक्टर जो हमको फॉलो करें वो ओमिक कंडक्टर हैं, जो हमें ना फॉलो करें वो नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। ठीक, अच्छा फिर आता है बेटा ओम कंडक्टर, सॉरी ओमिक, ओमिक के बाद आते हैं हमारा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये क्या कहता है कि जैसे कोई एक कंडक्टर है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जो उसको इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो कहा जाता है कि वो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कब, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करे, तो उसी को क्या कहते हैं लाल, वीडी। क्या कहते हैं, वीडी। ठीक है, अच्छा और ये वीडी है, और अगर जब वीडी ये फ्लो करेगा किसी एवरेज वेलोसिटी से जाएगा तो इनके बीच में कोलिजन होगा, और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको पढ़ लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्योरी में भी पूछा है, न्यूमेरिकल में भी पूछा है, तो इसको रट के जाएंगे। रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। टाउ हमारे यहाँ नहीं जरूरत पड़ती इनकी, ठीक, हमारे यहाँ चाचा होते हैं। ठीक, तो रिलैक्सेशन टाइम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आना है, लेकिन टाउ को याद रखना, क्योंकि टाउ का जरूरत ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में जरूर होता है। ठीक है, अच्छा वहीं पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिख दें अगर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला न्यूमेरिकल जिस पे आने वाला है, वीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ एम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ई हमारा क्या है, ये कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनकी वैल्यू पता है, ये हमको पता रहेगा और बता देगा ये, तो निकाल लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ एक चीज और आता है, क्या आता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ आता है एक मिनट, क्या आता है सर, क्या आता है, ठीक है, यहां आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आता है मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या होता है, कहें कि अगर यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करे, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्लो करता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा मोबिलिटी। क्या कहलाता है, हमारा मोबिलिटी। तो मोबिलिटी बराबर, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू बराबर होता है म्यू डी अपॉन में ई से इसको डिवाइड करा हो, कितना आएगा, ई टाउ बाई एम। हाँ सर सही है, मोबिलिटी का यूनिट भी पूछता ही होगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है बेटा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड। ठीक, ये हमारा आ गया मोबिलिटी। ठीक है, अच्छा मोबिलिटी और करंट के बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है कभी कभी, तो करंट का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, आ जाएगा ई के जगह पे। अब जो आता है वो टॉपिक है अगला है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर हम जानते हैं इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के अंदर पानी होता होगा। कभी आपने सोचा कि वो पानी अगर हम कम कर देते हैं, पानी नहीं रहता है, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है, चार्ज नहीं उठाती है, ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो पानी भरा है इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत जरूरी होता है। तो कहा जाता है कि वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करती है सेल के अंदर प्रेजेंट रह के, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज आता है बेटा हमारा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में दो लॉ हैं, एक जंक्शन है एक लूप है। जंक्शन लॉ क्या कहता है, पहला लॉ जंक्शन, ये कहता है कि एक चौराहा है, ठीक है सर, यहां से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, यहां से आ रहा है 10 एम्पियर का करंट, और यहां जा रहा है 3 एम्पियर का करंट, तो यहां जाएगा कि आएगा, यहां जाएगा कि आएगा जी। तो देखो किरचॉफ क्या कहते हैं कि किसी भी एक जंक्शन पे जो टोटल करंट का सम होता है इनकमिंग और आउटगोइंग, वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब जितना करंट उस पे आएगा उतना ही करंट जाएगा। यहाँ देखें तो 10 और 5 कितना आ रहे हैं, 15 करंट, तो और यहाँ जा कितना आ रहा है 3, मतलब इधर से भी कुछ जाने वाला, आने वाला नहीं है, इधर से कौन है, जाने वाला है। कितना जाने वाला है सर, 12 एम्पियर। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, किससे, जंक्शन से भी और उससे भी। ठीक है, अच्छा दूसरा कहता है लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है,
लूप लॉ कहता है बेटा कि किसी कोई भी एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में जितने भी अप्लायंस है उनके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल है उन सब का अगर हम इंडिविजुअली निकाल के सम करें तो वो कितना आने वाला है, 0। ठीक, अच्छा, इनका दोनों का यूज हम किरचॉफ्स का यूज जो है वो हम करते हैं मीटर ब्रिज में, सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज। ये टॉपिक है, आपसे व्हीट स्टोन ब्रिज पूछ सकता है कितने नंबर में, 5 नंबर में। इसके बारे में आप इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन भी पढ़ लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन एक मीटर ब्रिज है, अच्छे से आपको पता होगा क्योंकि आप 12th में 4 एक्सपेरिमेंट इस पे कर चुके हो। अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना और ये सब चीजें आप किए होंगे इस पे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर भी है तो सब कर चुका है, गैल्वेनोमीटर ये सब कर चुका है, ठीक है। तो मीटर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, कहते हैं 4 रेजिस्टेंस का ऐसा सर्किट जिसमें उनके बीच में यहाँ पे 0 करंट पास हो, मतलब नल करंट पास हो। क्यों? क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ना देखने को मिले। तो ऐसे सेटअप को हम क्या कहते हैं लाल, ऐसे सेटअप को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। जब BD के क्रॉस कोई भी करंट ना मिले तो ये जो PQRS हमारा है ना रेजिस्टेंस, तो इनका रेशियो आपस में सेम हो जाता है और इसी बैलेंस कंडीशन, इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन और इस पूरे सेटअप को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक और यहां से आपके जो भी हमारे पास था हमने आपको सारी चीजें बता दी। और दूसरी बात आती है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल जो बताया उनसे मिलेंगे, डेरिवेशन और डेफिनेशन। डेरिवेशन आपको केवल गॉस लॉ के एप्लीकेशंस का याद रखना है, बस वही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको केस बेस्ड पढ़ना है तो आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी और किससे पढ़ेंगे आप, कैपेसिटर से, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपके लिए केस बेस्ड के लिए बहुत है, यहीं से आना होगा तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक। बाकी जो आना होगा आपको सेमीकंडक्टर में आना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना।